Okay, so we'll go ahead with the remaining questions. 3 questions मैंने pending रखे थे, तो those 3 questions will be discussed today itself. अब ये क्वेश्चन पेंडिंग रखने का रीज़न था कि आई हैव टू टेल यू लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा थ्योरी. तो एग्जाम्पल 9.9 पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. फॉर अ ग्लास, ऑफ कोर्स ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है नॉर्मली. तो फॉर अ ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, determine the range of angle of incidence for which emergent ray is possible from the opposite surface and the corresponding angles of emergence. Also calculate the angle of incidence for which I equal to E. How much is the corresponding angle of minimum deviation? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. तो गुड क्वेश्चन पे ध्यान भी अच्छा होना चाहिए. तो क्या बोला है, आपके पास एक ग्लास प्रिज्म है. सबसे पहले आई विल पुट डाउन द गिवन डेटा. गिवन डेटा में तुमको बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5 और इसका जो एंगल है रिफ्रैक्टिंग एंगल ए इज 60 डिग्री, राइट. डिटरमाइन द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फॉर द एमर्जेंट रे टू बी पॉसिबल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस. यही नहीं समझ में आता कि ये पूछ क्या रहा है, बताता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको. एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एमर्जेंस मतलब जो मिनिमम एंगल तुमने फाइंड किया इंसिडेंस का, उसके लिए तुमको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी फाइंड करना है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मिनिमम है तो एंगल ऑफ एमर्जेंस मैक्सिमम है. क्यों, वो भी बताऊंगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा. और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस मिनिमम है. क्यों, वापस बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ. ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच आई इक्वल टू ई. ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच आई इक्वल टू ई. आई इक्वल टू ई तब होता है जब मिनिमम डेविएशन हो. याद है कि आई इक्वल टू ई पे रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. अगर याद होगा तो R1 इक्वल टू R2 की वैल्यू भी सेम हो जाती है. और अगर याद होगा तो वहां पे डेल्टा की वैल्यू डेल्टा एम होती है. गुड. और आपको मिनिमम डेविएशन का एंगल भी पूछा है तो वो भी फाइंड करेंगे. फाइंड आई व्हेन आई इक्वल्स टू ई पूछा ना सर? यस. और क्या पूछा है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. इतना आपसे पूछा है. साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी है क्या? नो, दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट यू हैव. गुड. तो अब थोड़ा सा तुमको यहाँ पे भी एक्स्ट्रा थ्योरी पता होना चाहिए. तो पहले मैं तुमको वो एक्स्ट्रा थ्योरी क्या है वो बता देता हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन एक बार और अच्छे से देख लो. हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है. आपको पूछा रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एमर्जेंट रेज पॉसिबल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एमर्जेंस. अब इसका मतलब क्या वो समझते हैं. Range of angle of incidence for which emergent ray is possible from the opposite surface मतलब क्या? So let's say this is principal section of prism. ये principal section of prism है, इसको हम लोग A बोलते हैं. This is B, this is C. If I have a ray of light which is incident on surface AB, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम मेजर करते हो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो मैं पहले तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ. लेट अस ड्रॉ नॉर्मल हियर, राइट. तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, समथिंग लाइक दिस. गुड. अब क्योंकि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. तो इसका बेंडिंग हो गया टूवर्ड्स नॉर्मल. समवेयर कहीं तो जाके वो लाइट गया होगा, वेरेवर कहीं तो गया होगा, ऐसा भी जा सकता है. ठीक, मान लो ऐसा गया, डजंट मैटर. गुड. फिर यहाँ पे और एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब इन्होंने बोला है फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एमर्जेंट रे इज पॉसिबल फ्रॉम द अपोजिट सरफेस. एमर्जेंट रे का अगर एंगल 0 हुआ, कितना हुआ? 0. इसको देखो ये ना 0 मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. तो एमर्जेंट रे बाहर गया, यस. इस एंगल पे बाहर गया, यस. इस एंगल पे बाहर गया, यस. इस पे बाहर गया, यस. बाहर गया, यस. यहाँ पे भी यस. लेकिन जैसे ही 90 से ऊपर हुआ तो एमर्जेंट रे बाहर गया? नो. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि
एंगल ऑफ एमर्जेंस मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। उसके ऊपर अगर हुआ तो लाइट बाहर नहीं आएगा। पक्का? श्योर? 100%? यह नहीं समझा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इन्होंने बोला है फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ऐसा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? तुम देखो, ये Emax है। इफ यू रिमेंबर, इसको R2 बोला था हमने, और मैंने बताया था E और R2 आर कनेक्टेड विथ स्नेल्स लॉ। याद है क्या? μ1 sin E इक्वल टू μ2 sin R2। तो R2 की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? Emax। कौन डिसाइड करेगा? Emax। और R2 की वैल्यू मिल गई तो R1 की वैल्यू जो होती है वो R2 कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अब। तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग इज एट सरफेस AC you will apply μ1 sin E equal to μ2 sin R2 because this is μ2 over here, this is μ1, this is also μ1। तो R2 की वैल्यू हु इज कंट्रोलिंग? E। E की वैल्यू डिसाइड करेगा कि R2 की वैल्यू कितनी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर E की वैल्यू मैक्सिमम है तो R2 की वैल्यू भी मैक्सिमम है। R2 की वैल्यू से R1 मिलता है। कैसे मिलता है? डू यू रिमेंबर? R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। तो R1 कितना हो गया? A माइनस R2। तो अगर R2 मैक्सिमम है तो R1 मिनिमम है, क्योंकि A तो कांस्टेंट है ना। एग्जांपल देता हूँ, A 60 डिग्री है कि नहीं? यस। अब इमेजिन R2 की वैल्यू 20 आ गई। कितनी आ गई? 20। तो व्हाट इज R1? 40। लेकिन अगर R2 की वैल्यू 50 हो गई तो R1 की वैल्यू 10। मतलब R2 मैक्सिमम है तो R1 मिनिमम है। जितना R2 का वैल्यू बढ़ रहा है उतना R1 का वैल्यू कम हो रहा है। सही है? तो रिमेंबर, इफ E is maximum, R2 is maximum. If R2 is maximum, R1 is minimum. And if R1 is minimum, I is also minimum. क्यों? क्योंकि जब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ AB सरफेस पे, तो एट सरफेस AB जब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो μ1 sin R1 इक्वल्स टू μ2 sin, मतलब μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1। μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1। तो अगर R1 की वैल्यू मिनिमम है तो I की वैल्यू भी मिनिमम है। इन शॉर्ट, अगर E मैक्सिमम है तो I मिनिमम है, और अगर E मिनिमम है तो I मैक्सिमम है। यहां तक समझा? पक्का? गुड। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा सिंपल है, प्रोवाइडेड बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कंडीशंस तो रहेंगे दैट यू नो बेसिक्स। तो अभी पहले आपको पूछा है रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ऐसा आपसे पूछा है। गुड। तो एक एक करके फाइंड करते हैं अब। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज आई मिनिमम। आई मिनिमम मिल गया ना, तो आई मैक्सिमम अपने आप मिल जाएगा। बताता हूँ कैसे। पहले आई मिनिमम फाइंड करेंगे। तो अब मुझे बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट आई मिनिमम? How will you find out I minimum? Emax पता है? Yes, 90। रिफ्रैक्टिवनेस पता है? Yes। उससे R2 मिल जाएगा? Yes। R2 से R1 मिल जाएगा? Yes। R1 से I minimum मिल जाएगा? Yes। तो पहला फॉर्मूला यूज कर लो ये। तो यू हैव μ1 sin Emax इक्वल्स टू μ2 sin R2। μ1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं क्योंकि साइड सराउंडिंग में एयर ही होता है, लगभग एयर होता है। साइन ऑफ 90, राइट। μ2 की वैल्यू कितनी बोली है? 1.5 बोला है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस 1.5। तो ये आ गया आपका साइन R2 बराबर। तो ये 1/1.5 साइन R2, 3/2 मतलब 2/3 साइन R2। फिर आपको पता होना चाहिए 2/3 होता है 0.66। तो 0.66 ये तो हमने कल भी सॉल्व किया था। कल मतलब वन ऑफ द लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स। 41 डिग्री एंड 49 मिनट्स ऐसा कुछ होता है, वो कर लेते हैं। पहली बात तो 41 मिनट्स को तुम डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60 करोगे, 0.68। तो 41.68 इसका साइन देख लो कितना आया, 0.66। तुम चाहो तो रफली 42 भी लिख सकते हो, हमने शायद 42 लिया था।
एक क्वेश्चन में आया था ऐसा, आया था ना ऐसा? याद ही नहीं तो कैसे, वो याद तो रखना पड़ेगा ना। 42 का साइन 0.6691. So if you want, you can take approximately to the 42 also, but anyways, I will take it to be whatever accurate answer is given to you in the book. 41 degree and 49 minutes. बराबर? पक्का? श्योर? 100%? यस. वैसे तुमको ये भी नहीं करना पड़ता अगर तुमको समझ में आता कि ये क्रिटिकल एंगल है. क्यों क्रिटिकल एंगल है? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? दैट द लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर है. बराबर. क्रिटिकल एंगल डिफाइन कैसे किया था तुमने? द लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर मैं सिर्फ एसी सरफेस का सोचूंगा, ए भी भूल जाओ, सिर्फ एसी सोचो. अगर एसी का सोचोगे तो R2 बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड E बिकम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है क्या? यस. और लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है क्या? यस. तो फिर ये R2 इज बिहेविंग लाइक क्रिटिकल एंगल. तो डायरेक्टली भी मिल सकता था ना. रिमेंबर क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू. साइन इनवर्स ऑफ, तो फिर वही तो हमने यूज किया, वही तो लिखा हमने. ये देखो ये म्यू है कि नहीं म्यू? ये है ना. तो साइन को यहाँ लगेगा तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू. तो ठीक है, ऐसा भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज द सेम थिंग. बराबर यहाँ तक? पक्का? गुड. तो आपको मिल गया R2. R2 मिल गया तो A मिल जाए, सॉरी R1 मिल जाएगा. व्हाट इज R1? A माइनस R2. A 60 है, 60 में से 41 डिग्री 49 मिनट्स गए तो 18 डिग्री 11 मिनट होता है. क्योंकि देखो 42 में से 60 में से 42 जाते तो 18 होता. और 1 डिग्री 60 मिनट्स. 1 डिग्री, अभी जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं. यू डू नॉट गेट कंफ्यूज, नेवर नेवर, कोई बात नहीं है. इसको 59 डिग्रीज और 60 मिनट लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली 60 मिनट इज 1 डिग्री. तो 59 डिग्रीज एंड 60 मिनट्स माइनस 41 डिग्री एंड 49 मिनट्स. 59 में से 41 गए तो कितना हो गया? 18. 60 में से 49 गया तो कितना हो गया? 11. तो 18 डिग्रीज 11 मिनट्स. बराबर ही बोल रहा था मैं, करेक्ट नहीं? गुड गुड. तो आपको मिल गया ये R1 का वैल्यू. अब एट सरफेस AB μ1 sin I इक्वल्स टू, और बाय द वे याद रखना तुमने यहाँ पे ये 90 डिग्री यूज करके Emax यूज किया है. क्या है ये? Emax. तो यहाँ पे I मिनिमम होगा. क्या होगा? I मिनिमम, क्योंकि मैंने अभी बताया एंगल ऑफ इमरजेंस मैक्सिमम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम इक्वल टू μ2 sin R1. अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला. कहाँ अप्लाई किया? AB सरफेस पे. μ1 sin I मिनिमम इक्वल टू μ2 sin R1. गुड. μ1 की वैल्यू 1 है, साइन ऑफ I मिनिमम. μ2 की वैल्यू कितनी थी? 1.5 मतलब 3/2. साइन R1, साइन R1 है 18 डिग्री 11 मिनट्स. अभी 18 डिग्री 11 मिनट्स, पहले तो मिनट्स को कन्वर्ट कर लेता हूं मैं डिग्रीज में. 0.18 18.183. तो ये हो गया आपका साइन ऑफ R1 इज 18.183. हो गया? यस, करेक्ट है. नथिंग रॉन्ग हियर, कुछ नहीं है. मैं मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. वेरी गुड गुड. तो अभी 18.18 का साइन लोगे. 18.18 का साइन लोगे. साइन कितना आ गया? 0.312. इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.5 से. किससे करोगे? 1.5 से इंटू 1.5 कितना आ गया? 0.4680. तो साइन ऑफ I मिनिमम इज 0.4680. तो I मिनिमम आएगा साइन इनवर्स ऑफ, I मिनिमम होगा साइन इनवर्स ऑफ 0.4680. तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी. कुछ आता है 22-23 डिग्री के आसपास आता है. आई डोंट रिमेम्बर रियली, बट ठीक है, चेक कर लेंगे हम लोग. 23 डिग्री का अगर साइन लेता हूँ मैं तो 3.39 आ गया ये. 0.4 साइन ऑफ 30 is how much is sin of 30? 0.5. Sin of 45? हाँ,
0.7, हमारा 0.46 है, तो 30 से कम पे आएगा, 30 से कम पे आएगा 20 देखते हैं अभी क्या आता है। 0.43 तक तो आ गए, 27 पे चेक करते हैं, मेरे पास लॉग टेबल नहीं है, चेक कर लेते हैं। 27 तक भी आ गए, 28 पे चेक करते हैं अभी, 28, तो 28 के आसपास आंसर आएगा ये, 27 डिग्रीज एंड समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्रीज। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 28। और सॉल्व एग्जाम्पल है, यू कैन वेरीफाई एनी टाइम फ्रॉम बुक ऑल्सो, कुछ नहीं आ जाएगा आंसर, डोंट वरी। चलो तुमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं। आई डोंट हैव अ लॉग बुक, तो मेरे को अभी लॉग बुक में नहीं चेक करना, तो आई विल जस्ट वेरीफाई फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल है वैसे भी, सॉल्व एग्जाम्पल है वैसे भी। कौन सा एग्जाम्पल था? 9.9 ना? हाँ, ओके, गुड गुड। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू लोड। हो गया, फाइन। एग्जाम्पल 9.9, 9.9, गुड 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 गुड। नॉट लोडिंग, नॉट लोडिंग, विल लोड। ये उसी पे है हम लोग शायद, यस वी आर एट ऑप्टिक्स ओनली, यस। तो सबसे पहले ये यू सी R2 की वैल्यू क्या मिली थी? 41 डिग्री 49 मिनट्स, करेक्ट है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको R1 की वैल्यू 18 डिग्री 11 मिनट, वो भी करेक्ट है। I की वैल्यू 27 डिग्री 55 मिनट्स, तो मैंने भी तो 28 ही लिखा है अप्रोक्सीमेटली, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये करेक्ट आ गया बराबर। तो अभी क्या क्या सॉल्व हो गया आपका, क्या क्या हो गया बताओ, तो क्या क्या हो गया? यू हैव सॉल्व फॉर मिनिमम एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम। अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मतलब तुमको क्या फाइंड करना है? आई मैक्स और ई मिनिमम नहीं करना है, पता तो क्यों? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, एक टॉपिक है, वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, वो मोस्टली स्टेट बोर्ड के बुक्स में नहीं होता है, लेकिन पता होना चाहिए। समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है वो समझ लो। पहले तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी। सपोज यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, इसका बेंडिंग हुआ, वापस बेंडिंग हुआ, ऐसा गया, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था R1, ये था R2 और ये था E, तो रे ऐसा आया। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमको क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं इस रे का डायरेक्शन उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? डायरेक्शन उल्टा कर दूं, रे यहां से इंसिडेंट हुआ था, वहां से एमर्ज हुआ, उल्टा कर देता हूं, उल्टा। अगर मैं इस रे का डायरेक्शन उल्टा कर दूं ना, तो ये रे एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। So if I change the direction of ray, the ray will traverse exactly the same path. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो E था वो I बन गया, जो I था वो E बन गया, जो R2 था वो R1 हो गया, और जो R1 था वो R2 हो गया, बराबर। अब ये क्यों किया? काम आसान होता है ना हमारा। कैसे काम आसान होता है? तुमको क्या पूछा था? क्या पूछा था? क्या पूछा था? मिनिमम वैल्यू फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे कैसा जा रहा है? ग्रेजिंग। कैसे जा रहा है? ग्रेजिंग। कैसे जा रहा है? ग्रेजिंग। कैसे जा रहा है? ग्रेजिंग, है ना? हाँ कि ना? अब इससे कम तो मैं कर ही नहीं सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? अगर इससे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस करूंगा तो जो ये रे है ये ग्रेज करेगा क्या? नहीं करेगा, राइट? तो मिनिमम तो मिल गया, कितना है मिनिमम? 28 डिग्रीज। मैक्सिमम कितना हो सकता है? उसके ऊपर तो नहीं हो सकता, राइट, बराबर, करेक्ट। तो आई की वैल्यू कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 90 मैक्सिमम। तो यहां से क्यों इमेजिन करो, यहां से कर लो, उल्टा इमेजिन कर लो ना। तो उल्टा इमेजिन किया तो ये पाथ ऐसा फॉलो होगा कि नहीं होगा? होगा, यस नो यस। अभी मैंने क्या बोला कि जब तुम डायरेक्शन उल्टा करते हो तो ई बन जाता है आई और आई बन जाता है ई, खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब जो
ई मैक्स की वैल्यू थी, ई मैक्स की वैल्यू थी वो बन गया आई मैक्स, और जो ई मिनिमम की वैल्यू थी वो बन गया ई मिनिमम। क्या बन गया वो? ई मिनिमम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डन, खत्म, सिंपल। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दूसरा पार्ट सॉल्व ही नहीं करना, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर हम सिर्फ उल्टा इमेजिन कर ले प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से, जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो कितनी हो गई? 90 डिग्री। तो फिर E की मिनिमम वैल्यू वो होगी जो I की मिनिमम वैल्यू थी, कितनी थी? 20। सॉल्व, खत्म, पक्का, श्योर, 100%। सिर्फ उल्टा इमेजिन कर लिया, उल्टा इमेजिन कर लिया तो जो E था वो क्या बन गया? I, और जो I था वो क्या बन गया? E। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो एक ही पार्ट सॉल्व करना था दो में से। तो नाउ यू हैव आई मीन, आई मैक्स, ई मैक्स, ई मीन, ये तुम्हारा हो गया सॉल्व। अब क्या चाहिए तुमको? डेल्टा एम। क्या चाहिए? डेल्टा एम। और क्या चाहिए? आई। क्या चाहिए? आई। तो पहले एक काम करो, पहले डेल्टा एम फाइंड कर लो, आसान, इट इज इजी फॉर यू। नहीं तो तुम्हारी मर्जी है, फिर तुमको पहले जो फाइंड करना है वो कर लो। अगर आई की वैल्यू फाइंड करनी है कब? आई इक्वल टू ई पे, आई इक्वल टू ई पे। तो एक काम करते हैं, डू यू रिमेंबर प्रिज्म फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, याद है क्या? बताओ क्या था प्रिज्म फॉर्मूला? हाँ, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2। तो तभी तुमको बोला था मैंने कि प्रिज्म फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं अंडर अ स्ट्रिक्ट कंडीशन विच इज मिनिमम डेविएशन। कब यूज करते हैं? तो तुमको पूछा नहीं क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा है ना? हाँ पूछा है, पूछा है, क्या पूछा है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ए की वैल्यू दी नहीं क्या तुमको? दी है। और म्यू की वैल्यू पता है क्या? यस, 1.5। साइन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ कितना? 30 बोला, 30, ये 60 है। और ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 बाई 2। ए की वैल्यू 60 है, 30 नहीं है। 1.5 इक्वल्स टू साइन ऑफ 60 plus delta m by 2 upon sin 30. What is sin 30? 1 by 2. 1 by 2 यहाँ पे आ गया। 1.5 sin 30 मतलब 1 by 2 equal to sin of 60 plus delta m by 2. How much? ये 3 by 2, हाँ, और ये 1 by 2 मतलब 3 by 4। तो ये हो गया 3 by 4 मतलब 0.75। तो बताओ मेरे को साइन की वैल्यू 0.75 कौन सा एंगल की होती है? हाँ, 45 पे तो 0.7 होती है ना? 45 पे 0.7 होती है कि नहीं? 45 1 बाई रूट 2 0.7071। 60 पे कितनी होती है? 0.86। 0.86 तो 0.75 कितने पे होती है? नहीं पता? नहीं पता तो कैसा चलेगा? कोई बात नहीं, देखो ये देखो, ये देखो, मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया, मिल गया। सॉल्व नहीं करके दिया क्या? वैल्यू नहीं लिखी? नहीं लिखना चाहिए था, नीचे है इधर, यहाँ पे होगा वो। यस, फॉर व्हाट एंगल? 48 डिग्री 35 मिनट्स। तो 48 डिग्री 35 मिनट्स है ना? पक्का? हाँ, हर चीज को हाँ बोलना। हाँ सर, तो वेरीफाई कर लेते हैं। 48 डिग्री 35 मिनट्स, 35 मिनट्स मतलब 35 बाई 60 डिग्री, 35 बाई 60 डिग्री कितना आ गया? 0.58। और 48 तो 48 पॉइंट कितना था? 58। इसका साइन कितना आया? 0.749 बराबर। तो कितना आ गया वो? 48 डिग्री, 48.58 डिग्री या तो 48 डिग्री 35 मिनट्स। तो 48.58 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। समझ में आ रहा है कि कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है। घर पे भेज दूंगा मैं गड़बड़ की तो।
इधर का रास्ता तो नहीं समझ में आ रहा, घर का रास्ता तो पता ही होगा आपको, ये रास्ता ही है सॉल्यूशन पे पहुंचने के। मैंने ये बोला 3/4 मतलब कितना, तो फिर मैंने आपको ये बोला कि ये जो 0.75 है ना वो साइन ऑफ 48.58 पे आता है वैल्यू, ऐसा लिखा यस। फिर दोनों साइड्स को मैंने साइन साइन को क्या कर दिया, गायब कर दिया। लिख कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, हाँ बराबर। तो नहीं, कैसे नहीं कर सकते, कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं कर सकते। इफ आई आस्क यू, यहाँ ध्यान दो, इफ आई आस्क यू साइन थीटा इज 1/2, 1/2 वैल्यू कब होती है, 30 पे, तो थीटा कितना हो गया, तो कैसे गायब किया ना, किया तो उधर क्यों नहीं कर रहे हो फिर, सही तो लिखा है 0.75 को साइन ऑफ 48.58 लिखा है, साइन साइन हटा दिया है, सही है, नथिंग रॉन्ग, हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 48 का डबल कितना होता है, 96 होता है, कितना होता है 0.5 का डबल कितना होता है 1.16 होता है, तो 97.16 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 37.16 डिग्री, 37.16 डिग्री। तो वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 37 डिग्री और 10 मिनट्स हमने लिखा है डिग्री में, तो ठीक है, तो करेक्ट है यस। अभी क्या रह गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रह गया, आपको याद होना चाहिए, I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। इफ I इक्वल्स टू E, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा M, है क्या याद, नहीं तो बता दिया मैंने। तो I प्लस I 2I, A प्लस डेल्टा M, तो 2I इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा M। तुमको डेरिवेशन याद ही नहीं है प्रिज्म फॉर्मूला का, वहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करते हैं और I को ही लिखते हैं A प्लस डेल्टा M/2। बराबर यस। तो A प्लस डेल्टा M/2, A की वैल्यू पता है 60, डेल्टा M फाइंड किया 97.16 डिवाइड बाई 2, वही तो तुम कर रहे हो। बताओ व्हाट इज 97.16 डिवाइड बाई 2, 48.5, 48 ऐसा, बराबर, पक्का, गुड। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। ओके तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पेंडिंग क्वेश्चन था दैट इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, इफ यू रिमेंबर। सो लेट अस जंप टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। दिस क्वेश्चन वाज पेंडिंग। ये सिंपल है, कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है। अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, सरफेस इन अ सिलेंड्रिकल वेसल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 53। यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान नहीं है तो फिर वापस से डिफिकल्ट लगेगा। अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द वाटर सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 53। आई की वैल्यू 53 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4/3 है, म्यू दिया है, आई दिया है, तो आर मिल जाएगा आपको। μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। μ1 इज 1 क्योंकि एयर से लाइट आ रहा था, राइट। साइन आई की वैल्यू 53 है, μ2 की वैल्यू 4/3 है, तो आर मिल जाएगा आपको 37 डिग्री। बताता हूँ कैसे 37 आता है वो। डेप्थ ऑफ वाटर इज 36 सेंटीमीटर, तो जो सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल वेसल है, उसका जो डेप्थ है वो 36 सेंटीमीटर है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस, हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेसल। Angles of the most popular Pythagorean triangle of sides in the ratio 3:4:5 are nearly 37, 53, 90 डिग्री। तुमको ये हेल्प करने के लिए हिंट दिया है उन्होंने, ये देना नहीं चाहिए था पर दिया है तुमको हेल्प करने के लिए। तो पहले अभी तुम क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। A monochromatic ray of light strike the water surface in a cylindrical vessel at an angle 53। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, तो वी हैव अ सिलेंड्रिकल वेसल। इस सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर है, तो देयर इज वाटर, गुड। तो यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर वाटर है, अब मान लेना अंदर वाटर है, इमेजिन कर लेना, नहीं तो फिर मैं सिलेंड्रिकल वेसल ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर आई विल जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दैट। मैं सिर्फ ऐसा कुछ ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ
तो दिस इज वाटर, फाइन, बाय, फॉरगेट अबाउट सिलेंडर। तो ऐसा है, गुड। व्हाट दे आर टेलिंग यू इज देयर इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट हियर ऑन द वाटर सरफेस। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, लेट अस से दिस इज नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, क्यों किया समझेगा, राइट। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ एट व्हाट एंगल, 53, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड टूवर्ड्स, तो ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब समझा कि लाइन को क्यों एक्सटेंड किया था, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसको मैं ए पॉइंट बोलता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, ये आई है विच इज 53, ये आर बन जाएगा। गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू विच इज 4/3, व्हाट इज गिवन टू यू इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 53। आपको पूछा है आफ्टर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस, ये जो रे ऑफ लाइट वाटर सरफेस को स्ट्राइक किया ए पॉइंट पे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस, हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक टू रीच द बॉटम। तो रे ऑफ लाइट ए पे आने के बाद कहाँ गया, सी पे, तो ए से सी जाने में कितना टाइम लगा रे ऑफ लाइट को, दैट इज द क्वेश्चन समझा, पक्का। ऐसा रे ऑफ लाइट आया, फिर वो बेंड हुआ और पानी के अंदर गया, तो सिलेंडर के बॉटम तक आते आते कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, AC। तो ये AC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो पूछा है। हाउ लॉन्ग विल द लाइट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ वेसल, मतलब हाउ मच द टाइम टेकन बाय द लाइट टू कंप्लीट विच हाउ मच डिस्टेंस, AC कि AB, AC, AB इमेजिनरी लाइन है, हमने ड्रॉ की, वो लाइट इज ट्रेवलिंग डिस्टेंस AC। तो तुमको पूछा है फाइंड द टाइम टू कवर डिस्टेंस AC, तो पहले पूछा क्या है वो तो समझ में आएगा तो सॉल्व होगा। अब आपको सब आता है, ओनली थिंग इज कि योर थॉट्स आर स्कैटर्ड, तुम ना उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन हो ना फिजिक्स का, कुछ भी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, एक ही रूल है, क्या दिया है क्या पूछा है कनेक्ट करो। अब तुम्हारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, तुमको पूछा टाइम है, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है AC डिस्टेंस कवर करने में, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें टाइम भी आ जाए डिस्टेंस भी आ जाए, हाँ स्पीड। देखो कैसा बोला फटाफट से, वेरी गुड। तो तुमने बता दिया स्पीड, मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मुझे टाइम फाइंड करना है टू कवर डिस्टेंस AC, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पता होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पता होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो ना मुझे ये डिस्टेंस पता है AC, डिस्टेंस इज AC है, ये डिस्टेंस AC को पहले से D बोल देता हूँ मैं, तो D डिस्टेंस इज AC बेसिकली। तो ना मेरे को डिस्टेंस पता है ना मेरे को स्पीड पता है, तो अभी क्या फाइंड करोगे, डिस्टेंस और स्पीड। अब स्पीड तो तुम फाइंड कर ही लोगे, कैसे कर लोगे पता है तुमको, याद आ रहा है कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम का कुछ तो मैंने बताया था, इट इज C/V। तो व्हाट इज V, C/μ। C तो 3 × 10⁸ होता ही है, और म्यू तो तुमको दिया ही है, मतलब तुमको V तो मिल जाएगा, तो V का तो काम हो गया, बचा कौन, D। अब D के लिए उन्होंने तुम्हारी हेल्प कर दी, उन्होंने बोला है कि एंगल्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रायंगल ऑफ साइड इन द रेशियो 3:4:5 आर नियरली 37, 53 एंड 90। अब बताता हूँ वो भी, तो वी विल डायरेक्टली गो टू सॉल्यूशन में बताऊंगा, सॉल्यूशन में बता दूंगा आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन में एक काम करेंगे, ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको μ2 बोल देंगे, इसको μ1 बोल देंगे, और इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। करो तो स्नेल्स लॉ अप्लाई, व्हाट इज स्नेल्स लॉ बताओ, μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। μ1 की वैल्यू 1 है क्योंकि बाहर एयर है, sin I ये 53 है, μ2 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 4/3 sin R। आपको पता है sin 53 कितना होता है, पता है, बताया है 2 बार बताया मैंने अब तक, नहीं याद, चलो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं याद तो नहीं याद। व्हाट इज साइन ऑफ 30.5, व्हाट इज साइन ऑफ 45, 0.7, ठीक।
करेक्ट, मतलब साइन 53 जो है ना वो 0.7 के ऊपर जाएगा, वो 0.8 आता है। कितना आता है? मुझसे मेरे ऊपर भरोसा मत करो, कैलकुलेटर के ऊपर कर लो। 53 का साइन 0.7986 मतलब 0.8, तो ये 0.8 होता है 4/3 साइन आर। 0.8 मतलब 8/10, 4/3 साइन आर। आपको पता है 1 जा 2 जा 3 2 जा 6, 6/10 साइन आर। पता है 6/10 कितना है? 0.6। आपको पता है 0.6 कौन से एंगल पे वैल्यू आती है? पता है 37 पे आती है। कितने पे आती है? 37। वापिस से मुझ पे भरोसा मत करो, कैलकुलेटर पे कर लो। गुड, 37 का साइन देख लो क्या आया, 0.601। तो ये आर मिल गया 37। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बता दिया था आपको कि ये जो आर है 37 आने वाला है। क्यों ऐसा मैंने बोला? उन्होंने तुमको बता दिया, उन्होंने बोला कि जो फेमस पाइथागोरस ट्रायंगल है ना उसके एंगल होते हैं 37, 53 एंड 90। मतलब जब तुम क्वेश्चन से सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे ये 90 है, अब ये 53 था आए, राइट? तो ये 37 ही बनने वाला है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में तुमको हिंट दिया है, तो 37 ही बनने वाला है, तब जाके ये 53 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। 90 प्लस 37, 90 प्लस 37 127, 180 में से 127 निकाल लो तो 53 बचता है। वेरी गुड, पक्का, गुड। तो अब ये और एक हिंट दी है कि ये जो ट्रायंगल है इसके जो रेशोज है, साइड के रेशो कितने हैं? 3:4:5। मतलब ये मतलब सबसे छोटा साइड कौन है? BC, उसके बाद AB, उसके बाद AC। इसका मतलब आपको ये बोला है देयरफॉर एंगल्स आर 37, 53 एंड 90। देयरफॉर ये जो साइड था ना BC इज टू AB इज टू AC, ये कितना आया? 3:4:5। इसका मतलब समझता है आपको कि BC इक्वल्स टू 3x होता है, सम कॉमन मल्टीपल, है ना? तो स्कूल का मैथ्स यहाँ लगता है कॉमन मल्टीपल। और AB का मतलब समझा आपको कितना होगा? 4x। और AC का मतलब समझ में आया? 5x। वेरी गुड। तो अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो मुझे AC मिल जाएगा। और x की वैल्यू पता है कैसे मिलेगा? यू नो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल के रखा है जो डेप्थ है, डेप्थ कितना है? 36। कितना है? 36 सेंटीमीटर। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में बोला है कितना है? 36। और डेप्थ डायग्राम के अकॉर्डिंग डेप्थ कौन है? AB है, तो AB कितना है? 36 सेंटीमीटर है। तो तुमको मिल जाएगा AB विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 4x। कितना है? 4x। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। तो 1 जा एंड 9 जा। अब x मिल गया तुमको 9, तो AC मिल जाएगा ना फिर। व्हाट इज AC? 5x, मतलब 5 इंटू 9, तो कितना हो गया? 45 हो गया। गुड। और इसी AC को तुमने D बोल के रखा है ना? गुड। तो देयरफॉर also अभी V फाइंड करना बाकी है ना अभी। V, what was V formula? C by mu. So V equals to C by mu. What is C? 3 into 10 raised to 8. How much is mu? 4/3. तो V कितना हो गया? 9/4। 9/4 वैसे होता है 2.25। इसको फिलहाल ऐसे रखो। तो तुमको मिल गया V, तुमको मिल गया D, तो तुमको मिल जाएगा T। What is time? D by V. What is D? How much? 45। और बाय द वे ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है। चलता है क्या ऐसा? नहीं। तो इसको भी तुम कन्वर्ट करोगे मीटर में 10⁻², बराबर? तो 45 इंटू 10⁻², और ये 9/4 इंटू 10⁻8। सही हो गया? तो 1 जा एंड 5 जा, 5 और ये 4 गया ऊपर, गया क्या ऊपर? हाँ, तो 20 इंटू 10⁻², ये भी ऊपर गया, तो -2 और -8 -10, तो 2 इंटू 10⁻² -9, 10⁻⁻9 को नैनो बोलते हो, तो 2 नैनो सेकेंड। आंसर देखो है क्या? क्या दिया आंसर? अरे आंसर तो बता तो क्या दिया है? 0.2 माइक्रो सेकेंड्स। गलत है, दिस इज राइट, 2 नैनो सेकेंड्स।
तो अ वेरी स्मॉल मिस्टेक, 45 सेंटीमीटर को अगर मीटर में नहीं कन्वर्ट करते तो फिर उस केस में ये 10⁻² नहीं आता। अगर ये नहीं आता तो ये 10⁻10 की जगह पे -8 लिखते। अगर इसको -8 लिखते तो तुम ऐसा करते, इसको -8 लिखते तो 2 × 10⁻7 मतलब 0.2 × 10⁻6, तो 10⁻6 मतलब माइक्रो, तो 0.2 माइक्रो सेकेंड आंसर लिख के आते। तो हमने वो गलती नहीं करनी है, हमने जो किया वो करेक्ट है, क्योंकि मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी। क्यों कंपलसरी है? स्पीड किसमें है? स्पीड किसमें है? मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर भी तो मीटर में चाहिए ना। हाँ, तो आंसर इज, दिस आंसर इज करेक्ट, नथिंग रॉन्ग हियर। अभी हम जाते हैं, हमारा एक क्वेश्चन बाकी था, 6 था ना शायद ये, यस 6। अभी ये क्वेश्चन भी एक्चुअली सिंपल है, क्वेश्चन समझ में आए तो सिंपल है, तो ध्यान दो अब, इंटरेस्टिंग। नहीं तो फॉर्मूला कहां से आया, गए। अ कॉन्वेक्स लेंस held some distance above a 6 centimeter long pencil produces its image of some size. एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक पेंसिल है, पेंसिल, लेट अस से आई हैव अ पेंसिल 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके ऊपर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, हेल्ड सम डिस्टेंस अबव, बराबर, इसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है और उस लेंस ने इस पेंसिल का एक इमेज बनाया ऑफ सम साइज, साइज नहीं बताई, कुछ साइज का बना होगा ये इमेज। ऑन शिफ्टिंग द लेंस बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, अब जो लेंस यहां था, अब उस लेंस को मैंने शिफ्ट कर दिया बाय हाउ मच डिस्टेंस, फोकल लेंथ। तो पहले एक बात बताओ, पहले केस में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, राइट, कितना है, u है, कितना है, u, तो अभी दो ही पॉसिबिलिटी है, u - x या फिर u + x, है ना। अच्छे सुन लो, x इज द डिस्टेंस बाय विच यू आर शिफ्टिंग, राइट। तो अगर मैं लेंस को शिफ्ट करता हूं बाय x डिस्टेंस, और x कितना बोला है, फोकल लेंथ, तो x की वैल्यू कितना है, f, x की वैल्यू क्या है, f, उन्होंने ऐसा बोला है, ऑन शिफ्टिंग द लेंस बाय डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, तो पहले डिस्टेंस कितना था, u था, तो अभी u - f होगा या फिर u + f होगा, दोनों में से एक होगा, पक्का। अब देखो आगे क्या बोला है, ऑन शिफ्टिंग द लेंस बाय अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, it again produces the image of the same size, important word, पहले जो इमेज का साइज था और अब जो इमेज का साइज है वो सेम है। डिटरमाइन द इमेज साइज बताओ। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको, आप अगर इसको, इस क्वेश्चन को कहीं सर्च करोगे तो आपको नॉर्मली एक चीज मिलेगी, वो ऐसा लिख के देते हैं कि पहले जो इमेज साइज था और बाद में भी इमेज साइज क्या है, सेम है। तो ऐसा सिर्फ तब होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है -f/2, कितना होता है, -f/2, वेरी गुड। लेकिन कहाँ से आया, देखना पड़ेगा कहाँ से आया। तो अभी मैं गिवन टू फाइंड कुछ नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले केस में ऐसा इमेजिन कर लो कि ये है पेंसिल, यू हैव अ पेंसिल विच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और पहले केस में इमेजिन कि लेंस यहाँ पे है, दिस इज लेंस, तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u, बराबर। और ऐसा इमेजिन कर लो कि पहले केस में जो भी इमेज साइज बना होगा, वॉट एवर इट इज, उसको मैं बोल देता हूँ i, राइट, और ऑब्जेक्ट साइज है o विच इज 6 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, i/o, कितना हो गया, i/o। और अगर आपको याद होगा, जो चांसेस कम है क्योंकि ध्यान नहीं है, i/o, दिस इज v/u, और अगर आपको पता होगा वो भी चांसेस कम है क्योंकि ध्यान नहीं है, v/u इज f/f - u। ये मैंने तुमको जब तुमको मैंने माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया था, तब v/u = f/f - u कैसे आता है बताया था। कुछ नहीं, लेंस फॉर्मूला यूज किया था हमने, 1/f = 1/v - 1/u,
फिर सबको हमने v से मल्टीप्लाई कर दिया था और फाइनली ये फॉर्मूला आया था। तो अभी मैं वापस नहीं बताने वाला, ये वी विल बी इन अ लूप, अदरवाइज बार बार वही चल रहा है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? 100%? हाँ, ना, यस? यस। अब सेकेंड केस में क्या बोला है, एक काम करते हैं, अब ना इसको मैं बोल देता हूँ M1 मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है। अब सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में बोला है कि जब हमने लेंस को शिफ्ट किया, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किया, फोकल लेंथ से, कितने से, फोकल लेंथ से, तो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन गया, u प्लस एफ। और उस केस में भी इमेज का साइज क्या है, सेम है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, ए आई बाय ओ इक्वल्स टू दूसरे केस का जो भी इमेज डिस्टेंस होगा वो, मतलब f अपॉन एफ माइनस u2, ये u1 और वो u2, और u1 की वैल्यू कितनी है, u, और u2 की वैल्यू कितनी है, f प्लस u, बराबर, सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इमेज साइज क्या है, सेम है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, सेम है, मैग्निफिकेशन सेम है। तो m1 इक्वल टू m2 है, तो m1 कितना है, f अपॉन f माइनस u1, और ये कितना है, f अपॉन f माइनस u2। तो f अपॉन f माइनस u, क्योंकि u1 इज u, f अपॉन f माइनस u प्लस f। ठीक, अब जब इसको तुम सॉल्व करते हो, करके देख लो, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो f माइनस यू इक्वल्स टू f माइनस यू प्लस, कैसे माइनस आएगा ना, पक्का, हाँ कि ना, ये तो कैंसिल हो गए, तो गया, ये कैंसिल हो गया ना, गया ना। तो फिर अब क्या करें, कैंसिल हो गया है तो कैंसिल हो गया ना, यस, हाँ कि ना, कैंसिल हो गया है, तो फिर अभी क्या करें, गया, व्हाट शुड वी डू, छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो कैंसिल हुआ तो क्यों कैंसिल हुआ, सोचना पड़ेगा तुमको, व्हाट वेंट रॉन्ग, साइन कन्वेंशन। तो ठीक है, साइन कन्वेंशन तो इसके लिए भी लगेगा, इसके लिए भी लगेगा, फिर कैंसिल हो गया, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, एंड व्हाट समथिंग इज रॉन्ग, अब वो तुम्हारा काम है फाइंड करना, क्योंकि मैंने तो बहुत सारा अभी करके दे दिया, अब तुम फाइंड करो कि व्हाट इज रॉन्ग हियर, वो मिलेगा तो ही सॉल्व होगा, यस, प्लस, बराबर, दैट इज करेक्ट, नथिंग रॉन्ग, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, गलती कहाँ है वो तुम बताओगे, अब टेल मी व्हाट इज रॉन्ग, अरे अरे रे, नहीं मिल रहा गलती, तो ढूंढो, सिर्फ वो गलती करेक्ट हो गई ना तुम्हारी, तो ये प्लस आएगा, क्या आएगा, हाँ, तो वो करेक्शन तुमको चेक करना है, हर चीज मैं नहीं करके देने वाला, आई विल नॉट डू एवरीथिंग फॉर यू, यू हैव टू डू। अब प्लस एफ माइनस एफ कैंसिल हो गया क्या, यस, ये कैंसिल हुआ, यस, तो ये यू वहां पे गया तो क्या हो गया, जल्दी बताओ, क्या हुआ, 2u इक्वल्स टू एफ, तो u इक्वल्स टू एफ बाई 2, तो ऐसा आता है, ओनली विद दिस करेक्शन दैट यू विल वर्क, मुझे पता है व्हाट इज रॉन्ग हियर, मैं नहीं करके दूंगा, क्योंकि आपको ये मिलने नहीं वाला कहीं पे, डायरेक्ट लिख के दे दिया कि जब इमेज साइज सेम बनता है तो उस केस में u इक्वल्स टू माइनस एफ बाई 2 आता है, कहाँ से आया, ये सॉल्व करने के बाद आया, तो वो थोड़ा सा तो तुम करो, थोड़ा सा, लिटिल बिट यू हैव टू डू। तो चलो यहाँ से आगे आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, आपको क्या पूछा है, इमेज साइज, कैसे फाइंड करोगे इमेज साइज, वो सारे फॉर्मूला यहाँ लिख के रखे हैं मैंने, अभी तुम्हारे पास u की वैल्यू है कितनी है, f बाई 2, कितनी है, f बाई 2, तो ये ही फॉर्मूला यूज कर लो, फिर इमेज साइज पूछा है ना, तो i बाई o इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u, u1 इज u, and u is how much, f by 2,
तो I by O इक्वल्स टू F अपॉन F माइनस F बाय 2। तो I by O इक्वल्स टू F अपॉन F बाय 2 बराबर। तो I by O इक्वल्स टू 2, तो I इक्वल्स टू 2O। व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज? 20 नहीं है, 2 into O है, नहीं तो 20 लिख दोगे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर था ना? हाँ कि ना? हाँ, तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। सिर्फ एक चीज मैंने आपके लिए छोड़ी है, जस्ट टू चेक। इतना करना, यू हैव टू डू दिस। थोड़ा सा ही, छोटा सा ही चेंज है, वो खुद से करना। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।